सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी शरणार्थी ने भारत की ओर उत्पीड़न से पीड़ित होके शरण के कदम बढ़ाए, भारत ने उसे पूरे सम्मान और आदर के साथ स्वीकार किया, भले ही वो पारसी हो या तिब्बत से आए हुए बौद्ध शरणार्थी। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को 11 मार्च 2024 से लागू कर दिया है। यह अमेंडमेंट एक्ट भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया बदलाव है और भारतीय नागरिकता अधिनियम में यह 6वीं बार संशोधन है। पहली बार 1986, फिर 1992, 2003, 2005, फिर 2015। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पहली बार संसद में 2016 में पेश किया गया। उसके बाद इसे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया था। बाद में इसे 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित करवाया, फिर 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ और 12 दिसंबर को इसको संविधान के आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। लेकिन उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि जिस कारण इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सके। तो इसे लागू किया गया है 11 मार्च 2024 से। 11 मार्च 2024 से ये पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन संविधान की 6वीं अनुसूची में दिए गए असम के कार्बी आंगलोंग, मिजोरम के चकमा एरिया, मेघालय के गारो हिल्स और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज में से लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी बंगाल एक्ट के जो आंतरिक क्षेत्र है वहां पर भी इसे लागू नहीं किया जाएगा। भारत में लागू किया गया ये सीए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित मुद्दा है, तो इसको लेके कुछ वाद हैं, तो फिर प्रतिवाद भी होगा और उस पर हम करेंगे संवाद। सबसे पहले हम लोग इसके लाभ देखें तो पाते हैं कि शरणार्थियों की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा करेगा। साथ ही शरणार्थी पुनर्वास के कानूनी बाधाओं को भी दूर करेगा और सबसे बड़ी बात, मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उत्पीड़न के विरुद्ध उठाया गया ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। व्यक्ति का अपनी जमीन से लगाव होता है, इसलिए उसे आसानी से वह छोड़ नहीं पाता। लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, जिसके कारण कुछ लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा, कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, लेकिन कुछ लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान उन एरियाज में रह गए। लेकिन बाद में वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी जन्म ली जिसके कारण उनको यहाँ आना पड़ा। तो उन लोगों के लिए ये कानून बहुत सारी आसानियां उत्पन्न करेगा। सीए को लेके कुछ विवाद हैं। पहला विवाद कि इसको लेके कुछ शंकाएं और अफवाहें पैदा की गई कि एक धर्म विशेष के लोगों की नागरिकता सीए लागू होने से छीनी जाएगी। इसके साथ ही विपक्षी दल भी इस पर आरोप लगा रहे हैं कि सत्ताधारी दल ने चुनावों से एन वक्त पहले इसे लागू किया ताकि उन्हें चुनावों के अंदर फायदा हो सके। इसके अलावा कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग हमारे राज्यों में बंगाल और केरला में इसे लागू नहीं होने देंगे। साथ में इसके विरोध में यह भी आवाज़ें उठ रही है कि हिंदुस्तान में ऑलरेडी संसाधनों की कमी है, देश की आबादी 1.5 अरब के आसपास पहुंचने वाली है। तो यहाँ पे जब दूसरे लोगों को शामिल किया जाएगा, विदेशियों को नागरिकता दी जाएगी, तो संसाधनों का उचित बंटवारा जैसे होगा, वो यहाँ पे शेयरिंग करेंगे, तो देश के अंदर ऑलरेडी बेरोजगारी और गरीबी है उसमें बढ़ोतरी होगी। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे मुस्लिम्स को शामिल क्यों नहीं किया गया। और सवाल तो लोग ये भी उठा रहे हैं कि आर्टिकल 14 का यहाँ पे क्लियर वायलेशन है, क्योंकि एक धर्म विशेष के साथ में यहाँ पे असमानता बढ़ती जा रही है। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को ही यहाँ पे नागरिकता की बात क्यों कर रहे हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों के लिए बात क्यों नहीं की गई है। इसके अलावा इसे एनआरसी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ भी जोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि पहली बार धर्म को नागरिकता का आधार बनाया गया है। इसको लेके जो सबसे बड़ी शंका और विवाद है कि इससे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी नागरिकता को भी चुनौती पैदा हो जाएगी। लेकिन इस एक्ट में किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मुस्लिम्स भी भारतीय हैं और भारतीय नागरिकों के लिए ये किसी प्रकार की कोई भी चुनौती पैदा नहीं करता। इस एक्ट का सीधा सा उद्देश्य ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, गैर मुस्लिम्स हैं, उनके साथ धार्मिक उत्पीड़न होता है, जिसकी वजह से उनका जीना वहाँ पर मानवीय परिस्थितियों जैसा नहीं है। तो वो लोग भाग के हिंदुस्तान आ रहे हैं, इसलिए उनको नागरिकता दी जा रही है, ना कि यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। केवल इन 3 देशों से आने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनको हिंदुस्तान में नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुसंख्यक हैं। और किसी भी बहुसंख्यक या साथ में धार्मिक आधार पे किसी भी देश में भेदभाव नहीं हो सकता, ये एक सामान्य सिद्धांत है।
और इसी को आगे बढ़ाते हुए इस एक्ट को भारत में लागू किया गया। दूसरी बात इससे लेके राजनीतिक है, जिसमें विपक्षी दलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये एक विशुद्ध राजनीतिक कदम है कि लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू किया गया है, यानी इन लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सीए का फायदा मिलने वाला है। जब हम लोग इसको गहनता से देखते हैं तो बंगाल में जो मतवा संप्रदाय बांग्लादेश से हिंदुस्तान में शरणार्थी बन के आया हुआ है, उनको जब यहाँ पर नागरिकता मिलेगी तो नो डाउट उसका किसी न किसी राजनीतिक दल को फायदा होना है। वो सीधे तौर पे 10 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और 77 विधानसभा क्षेत्रों पे मतवा संप्रदाय का प्रभाव है। तो विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि जो मतवा वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास में जाएंगे। और 2014 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में 3 के बजाय 18 सीटें मिली और टोटल 42 सीटें वहां पर है। तो यानी इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने की भी पूरी संभावनाएं हैं। तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये जो वोट बैंक आ रहा है बाहर से, ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक होगा। आमतौर पे उनका मानना है कि मुस्लिम्स को यहाँ पे कोई जगह नहीं दी गई है, यानी मुस्लिम के साथ में यहाँ पे भेदभाव किया गया। फिर बात आती है आर्टिकल 14 को लेके। आर्टिकल 14 को लेके यहाँ पे सवाल खड़ा किया गया है कि गैर मुस्लिमों को तो हिंदुस्तान में नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम्स को यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो जब हम लोग आर्टिकल 14 को देखते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत की सीमाओं के भीतर किसी भी नागरिक के साथ में, किसी भी व्यक्ति के साथ में, चाहे वो लीगल पर्सनैलिटी हो, विदेशी हो, भारतीय नागरिक हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो सीए है वो बात करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों की। यानी यहाँ पे बात हो रही है भारतीय सीमाओं से बाहर की, कि बाहर से कोई व्यक्ति आया और हिंदुस्तान में बस गया तो वहाँ पर उसको दी जाएगी नागरिकता। दूसरी बात यह कि जो ये तीनों देश हैं वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्या के अंदर है, यानी वो वहाँ पर मेजोरिटी में है। और ये क्लियर फॉर्मूला होता है कि किसी भी मेजोरिटी के साथ में धार्मिक आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता है। 1947 के अंदर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने तो उस समय कुछ लोगों ने पाकिस्तान को अपना मुल्क चुना। बाद के अंदर 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उन्होंने बांग्लादेश में रहना अपना मुल्क चुना, क्योंकि 1971 में भी हिंदुस्तान के सामने शरणार्थी समस्या आई थी और उसी जमाने से इस ओर कदम बढ़ाना हिंदुस्तान ने चालू कर दिया था। तीसरा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि केवल इन 3 देशों से आने वाले नागरिकों के लिए ये कानून क्यों बनाया गया? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पे क्यों कानून नहीं बनाया गया? तो बात करें भूटान और नेपाल की तो ऑलरेडी उन्हें भारतीय नागरिकों के बराबर ही अधिकार मिल रहे हैं। भारतीय सेना हो चाहे दूसरी सेवाएं हैं, उन्हें भारतीय नागरिकों के बराबर अधिकार हैं और उन्हें तो भारत का ही समझा जाता है। तीसरी बात तिब्बत, तो तिब्बत चीन का हिस्सा है, लेकिन तिब्बत से जो बहुत शरणार्थी आए थे, तिब्बत की तो जो सरकार है वो भी धर्मशाला से चलती है, दलाई लामा उसके हेड हैं। बाकायदा जो प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं वो हिंदुस्तान में धर्मशाला से होते हैं। म्यांमार से आने वाले ज़्यादातर जो मुस्लिम शरणार्थी हैं वो रोहिंग्याज हैं और रोहिंग्याज देश के लिए एक चुनौती बन चुके हैं। शहरी क्षेत्रों के अंदर बहुत सारी आपराधिक घटनाओं में उनको लिप्त पाला गया है और जब उनको बांग्लादेश खुद शरण देने से दिक्कत हो रही है तो हिंदुस्तान में जैसे उनको एंट्री दी जा सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे केवल उन देशों के लिए बनाई गई है जहाँ पे उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। और जब हम लोग देखते हैं कि जब से तालिबान का शासन आया है वहाँ से ज़्यादातर जो गैर मुस्लिम थे उन्हें तो देश छोड़ के जाना पड़ा। इवन जो मुस्लिम्स थे वो भी अपने देश को छोड़ के जा रहे थे। कुछ लोग तो ग्लोब मास्टर 17 के टायर पे बैठ के गए और ऊपर से गिरते हुए अपनी जान तक दे दी। तो वहाँ पे गैर मुस्लिम्स के लिए जीवन जीना इतना आसान नहीं है। फिर बात आती है कुछ राज्य इसको लेके विरोध कर रहे हैं, जैसे केरल और बंगाल ने कहा है कि हम इसे लागू ही नहीं होने देंगे। तो जब हम लोग संविधान की बात करते हैं तो वहाँ पे अनुसूची 7 बनाई गई है। शेड्यूल 7 के एंट्री 17 में लिखा गया है कि जो नागरिकता सिटीजनशिप होगी वह यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होगी। तो राज्यों के पास में तो ये अधिकार ही नहीं है कि वो नागरिकता को लेके कोई कानून बना सके। इसीलिए भारत सरकार ने यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल बनाया है कि सीधे किसी को नागरिकता को लेके अप्लाई करना है तो होम मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल में वो अपनी एंट्री करवा सकता है और कुछ खास डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें देने की जरूरत नहीं है। और अगला विवाद यह है कि धर्म को पहली बार नागरिकता का आधार बनाया गया है। तो ये जो आधार होते हैं ये परिस्थितियों जन्य होते हैं। तो जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती है तब किसी न किसी आधार का जन्म होता है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ऐसी परिस्थितियां बनी और ये जो 6 धर्म है, हिंदू,
पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई और सिख, इनके लिए वहाँ पे मानवीय स्थितियों में रहना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए लोग ये यहाँ की तरफ शिफ्टिंग करते गए। बंगाल के अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर हिंदूज माइग्रेट हुए। राजस्थान के अंदर पाकिस्तान की सीमा से बहुत सारे हिंदू एंटर कर चुके हैं, तो उनको जब नागरिकता मिलेगी तो यहाँ पे वो भी भारतीय नागरिकों की तरह रह पाएंगे। और दुनिया में खास बात यह है कि हर धर्म के लिए अपना अपना देश है। मुस्लिम्स ने तो अपने लिए बहुत सारे इस्लामिक स्टेट्स बना रखे हैं, ईसाइयों के अपने स्टेट्स हैं, बौद्धिस्ट स्टेट्स अपने हैं, इजराइलियों ने यहूदी स्टेट बना लिया, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई विशेष स्टेट नहीं है। तो जो हिंदू धर्म से रिलेटेड लोग थे, उन्हें हिंदुस्तान अगर शरण नहीं देगा फिर कौन सा देश देगा उन्हें। बौद्ध धर्म का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, जैन धर्म का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। पारसी तो हिंदुस्तान में जैसे दूध में चीनी घुलती है वैसे घुले हुए हैं। और बहुत सारे राजनीतिक दल और राजनेता इसका विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या ओवैसी हैं, केरला के मुख्यमंत्री हैं, सब इसका विरोध कर रहे हैं। तो राजनीतिक आधार पे पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। राजनीति में फैसले या विरोध पक्ष इस आधार पे लिया जाता है कि किस राजनीतिक दल का इससे फायदा है, जिसका नुकसान होगा वो विरोध करेगा, जिसका फायदा होगा वो इसका पुरजोर समर्थन करेगा। लेकिन आम स्थिति में जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक सामान्य नागरिक के तौर पे, एक सामान्य व्यक्ति और मानव के तौर पे, तब सीए एक वाजिब डिसीजन लगता है। इसीलिए दुनिया के बहुत फेमस सेलिब्रिटीज ने इसका समर्थन किया है। इवन मुस्लिम्स जो कुछ संगठन है, उन्होंने भी इसका स्वागत करने के लिए सभी मुस्लिमों से आह्वान किया है। पाकिस्तान के क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने तो कहा है कि अब हिंदू शरणार्थियों के लिए हिंदुस्तान एक बेहतरीन जगह साबित होगी। साथ ही अमेरिकन गायिका मेरी बिलबल ने इसे शांति का मार्ग बताया है। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने तो मुस्लिम से आह्वान किया है कि इसका विरोध करने की बजाय आप स्वागत करो। तो दिल्ली के मजनू का टीला में हिंदू शरणार्थियों ने, तिलक नगर में सिख शरणार्थियों ने, और राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में जो भी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, उन्होंने इसका काफ़ी स्वागत किया और खुशियाँ भी मनाई है। अब इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ चुका है तो वह यहाँ पर नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये एक नागरिकता पाने का तरीका है और उसके आधार पे होम मिनिस्ट्री यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट की जांच करेगी। उन्हें किसी प्रकार का कोई खास डॉक्यूमेंट पेश करने की भी जरूरत नहीं है और होम मिनिस्ट्री की जांच के आधार पे उन्हें भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि पहले इन्हें 11 साल हिंदुस्तान में बिताने होते थे, लेकिन इन 6 धर्मों को इन 3 देशों से आने के बाद केवल 6 साल ही हिंदुस्तान में बिताने होंगे और उसके बाद में इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। और जो मुस्लिम्स विदेश से भारत में आते हैं और 11 साल हिंदुस्तान में बिता लेते हैं तो उनको भी नागरिकता मिल जाती है। इसका फेमस उदाहरण है अदनाम सामी। वो पाकिस्तान से आए, भारतीय नागरिक बन गए। जब कभी भी किसी सरकार के द्वारा मानवीय आधारों पर इस प्रकार का कोई डिसीजन लिया जाता है तो वहाँ के नागरिकों की ये जिम्मेदारी होती है इस प्रकार के एक्ट का वह समर्थन करें। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में एनआरसी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की नींव रखने वाला कदम है। इस पर आपके व्यक्तिगत क्या विचार हैं वह भी आप साझा कर सकते हो। धन्यवाद।